ओके। तो आज एक बहुत ही खास टॉपिक को हम करने चल रहे हैं, जो है अपना कलेक्टिव फ्रेज। ये शब्द शायद आपने पहली बार सुना हो या इससे मिलता जुलता सुना हो, या हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस शब्द को पहले से जाना होगा। अगर नहीं तो आज की क्लास हम इसी विषय पर रखने वाले हैं कि क्या होता है कलेक्टिव फ्रेज और वो कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं, कलेक्टिव फ्रेजेस, जिनका इस्तेमाल हम अपने डे टू डे लाइफ में किया करते हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि कलेक्टिव फ्रेजेस ये कॉमन इस्तेमाल होने वाले वर्ड नहीं है, ये ऐसे वर्ड नहीं है जो हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। इसके बावजूद भी इनमें से कुछ ऐसे चुनिंदे से फ्रेजेस हैं जिनको हम गाहे बगाहे इस्तेमाल कर ही लिया करते हैं, यानी ऑप्शन इस्तेमाल कर ही लिया करते हैं। ठीक है जी। तो आज अपनी बारी है इन्हीं कलेक्टिव फ्रेजेस को पढ़ने की और उन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की लिस्ट को जान लेने की जिनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे या करने को हमें मिलेगा। ठीक है जी। जो हमें जान लेना होगा। तो सबसे पहले तो यही हम समझ लेते हैं कि क्या है भाई अपना कलेक्टिव फ्रेज। कलेक्टिव फ्रेज क्या है, पहले इसी को जान लेते हैं। ठीक, देखो भाई मेरे, कलेक्टिव फ्रेज अगर आपने नहीं सुना होगा, जाना होगा, तो आपने कलेक्टिव नाउन तो सुना ही होगा। ऐसा नहीं है कि कलेक्टिव नाउन से आप अनभिज्ञ हो गए, आपको कलेक्टिव नाउन मालूम होगा। तो पहले तो आप जानते हो कि जो नाउन है वो नेम है। हाँ जी, जो नाउन है वो नेम है। किस चीज का नेम है? तो आपको मालूम कि ये पर्सन का नेम है, ये प्लेस का नेम है, ये एनिमल का नेम है, ये थिंग्स का नेम है, ये आपके इमोशंस का नेम है। ये सब शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, गलत स्पेलिंग नहीं लिख रहा, कंफ्यूज मत होना। ये आपके इमोशंस का नेम है, आपके आइडियाज का नेम है, आपके एक्शंस का नेम है। भाई साहब, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका नाम हमारा नाउन है। यानी नाउन दुनिया भर की सारी चीजों को एक साथ बताता है, दिखाता है, सबका नाम रखता है। राइट, यही जाना है हमने, अब तक यही पढ़ा है कि जो नाउन है वो नाम है इन सारी चीजों का। ठीक, लेकिन ये जो दूसरा वर्ड साथ में लगा हुआ है, ये साथ में लगा हुआ वर्ड बना है दरअसल कलेक्शन से। कलेक्शन से बना है, कलेक्शन से बना हुआ ये वर्ड है। कलेक्शन एक नाउन है, कलेक्शन एक नाउन वर्ड है, मतलब कलेक्शन जो वर्ड है वो एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन कहलाता है और कलेक्टिव इसी नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है। ठीक है जी। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड में इस वर्ड की पहचान, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस वर्ड की पहचान एडजेक्टिव के रूप में है। उधर जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां आते हैं तो कलेक्शन एक नाउन है जिसका मतलब है संग्रह। संग्रह का मतलब होता है समूह, संग्रह, समूह। ठीक है जी। जब कोई चीज ग्रुप में हो, जब कोई चीज इकट्ठे हो, संग्रहित हो, तो उसे आप कलेक्शन कहोगे। राइट। तो अब आपके सामने एक आइडिया निकल कर आ रही होगी, आपके सामने एक फाउंडेशन तैयार हो गया होगा कि अच्छा, कलेक्टिव नाउन दरअसल वो नाउन होते हैं जो इन सारी चीजों को एक साथ दिखाए, समूह में दिखाए, कलेक्शन में दिखाए। बिल्कुल आपने सही जज किया है। कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के समूह को बताए, उनके इकट्ठे होने को, उनके एक साथ ग्रुप में आने को बताए। ठीक है जी। तो उनके समूह को बताए, जो किसी स्थान के समूह को बताए, जो किसी जानवर के समूह को बताए, जो किसी वस्तु के समूह को बताए। तो जब भी कोई चीज सामूहिक रूप में होती है, इकट्ठे रूप में होती है, तो उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब ये जो बारी है कलेक्टिव नाउन्स से मिलते जुलते एक और शब्द को जानने की, और वो है हमारा कलेक्टिव फ्रेज। तो भैया देखो, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 2 3 4 ऐसे वर्ड्स को मिला दिया जाए तो वो फ्रेज बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि फ्रेज में अपना सब्जेक्ट नहीं होता। फ्रेज में 3 4 वर्ड होते हैं, ये सही बात है। फ्रेज में 3 4 वर्ड होते हैं, ये सही बात है। लेकिन फ्रेज के पास अपना सब्जेक्ट नहीं होता और फ्रेज के पास अपना वर्ब नहीं होता। ठीक है भाई। हाँ, लेकिन फ्रेज के पास 3 4 वर्ड हो सकते हैं, मिनिमम 2 वर्ड हो सकता है, मैक्सिमम और 2 वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि कलेक्टिव नाउन तो सीख लिया, अब हमें जानना है कलेक्टिव फ्रेज। तो बताया, देखो कलेक्टिव फ्रेज कोई अलग चीज नहीं है। अगर मोटे तौर पे बात कर ली जाए तो कलेक्टिव फ्रेज वही चीज है जो कलेक्टिव नाउन है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा अलग क्या बताना चाहता हूं कि जो अपना कलेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, यहाँ एक शब्द जो जुड़ा है फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कई सारे वर्ड्स को मिलाकर एक समूह। ठीक,
अब जब ये कलेक्टिव फ्रेज है, मतलब एक ऐसे शब्द को या शब्दों के समूह को आप लो जो जो बताए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, स्थान के ग्रुप को, जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, स्थान के ग्रुप को एक सिंगल यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करे, एक होलसम यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करे, तो वैसे वर्ड को आप कहोगे कलेक्टिव फ्रेज। समझे? कलेक्टिव नाउन ग्रामर की या नाउन की वो यूनिट है जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग को ग्रुप में बताती है। ये कलेक्टिव नाउन है, और उसको बताने के लिए जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो, कलेक्टिव नाउन को दिखाने के लिए जिस शब्द को इस्तेमाल करते हो, वो शब्द कहलाता है कलेक्टिव फ्रेज। फ्रेज इसलिए बोल दिया क्योंकि तीन चार शब्दों को मिलाकर आपने उस नाउन के बारे में बताया है। ठीक है जी, तो वो हो गया कलेक्टिव फ्रेज। समझे नहीं समझे? अरे बोलो यार, कलेक्टिव फ्रेज क्या है? कलेक्टिव फ्रेज दरअसल वो वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन्स को बता रहे हैं। लो सिंपल सी बात, कलेक्टिव फ्रेज वो वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मोटे तौर पे कह सकते हो कि कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव फ्रेज एक ही चीज है। फ्रेज का मतलब यहां वर्ड समझ लो, कलेक्टिव वर्ड, बस बात खत्म, कंफ्यूजन खत्म। कलेक्टिव वर्ड्स कह लो, ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, नाउन भी तो एक वर्ड ही है। हाँ जी, तो ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, स्थान के समूह को जब एक साथ बताओगे, एक यूनिट में बताओगे, तो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। ये ग्रामर का वो अपना ये ग्रामर का अपना वो ब्रांच है, या ग्रामर का अपना वो इक्विपमेंट है जो बता रहा है कि हाँ जी कोई चीज समूह में है या नहीं है। लेकिन उसको जो नाम दे रहा है या उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक शब्द नहीं है, 2, 3, 4 शब्द मिलाकर और इस समूह को दिखाया जा रहा है। समझना, ध्यान से समझना, 2, 3 शब्द मिलाकर इस कलेक्टिव नाउन को दिखाया जा रहा है, इसके समूह को दिखाया जा रहा है। तो वो जो आपने 2, 3 शब्द मिलाया है ना, उन्हीं को हम कह रहे हैं कलेक्टिव फ्रेज। सीधी सी बात है। तो ऐसे वर्ड नहीं कह रहा, एक वर्ड नहीं है, 2, 3 ऐसे वर्ड्स जो मिलकर कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कराएं, बताएं, दिखाएं, उसे ही आप कहते हैं कलेक्टिव फ्रेज। और इतनी भी बात नहीं समझ में आई होगी तो सीधी सपाट बात, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव फ्रेज दोनों एक ही चीज है। और इसका मतलब है कि कोई भी नाउन चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर वो सामूहिक रूप में है और उसे आप एक साथ पुकारना चाहते हो, एक यूनिट में, एक इकाई की तरह उसे ट्रीट करना चाहते हो, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत? क्लियर है? हाँ जी। तो अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं उन कलेक्टिव फ्रेजेस पर जिन्हें हमने इकट्ठा किया है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमने इकट्ठा किया हुआ है उनको जानने के लिए। ठीक है भाई, तो चलो आओ, आपके सामने ये वो लिस्ट रहे जिनको हमने तैयार किया हुआ है, जिनको आप सीख लो, जान लो। सबसे पहले आपके सामने ये है भाई साहब, अ बंच ऑफ कीज। अब बताओ जरा सा, चाबी। हाँ जी, ये जो चाबियां हैं ये तो एक वस्तु है, लेकिन इन चाबियों का समूह दिखा रहे हो, मतलब कई सारी चाबी एक साथ है। तो कई सारी चाबी जब एक साथ है तो इन्हें कलेक्टिव नाउन कहोगे ना? बिल्कुल कहोगे। और चाबियों के समूह को दिखाने के लिए ये 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, ठीक है जी, ये चाबियों का समूह है। और उस चाबी के समूह को दिखाने के लिए आपने 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। इन चारों वर्ड में ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, वर्ड्स का ये समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो आप इन्हें कहते हो कलेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि ये एक समूह को दिखा रहे हैं और कई सारे शब्द से मिलकर बने हैं, इसलिए हम कहते हैं कलेक्टिव फ्रेज। कोई दिक्कत? तो कलेक्टिव नाउन कह लो, कलेक्टिव फ्रेज कह लो, एक ही बात है। खैर आते हैं, अ बंच ऑफ कीज। तो भाई साहब देखो, अ बंच ऑफ कीज का मतलब होता है हिंदी में चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। अब ये गुच्छा क्या चीज होती है तो वो समझो, जैसे ये एक चाबी हो गई आपके किचन की, एक चाबी आपके बाइक की हो गई, एक चाबी आपके कार की हो गई, एक चाबी आपके मेन डोर की हो गई, और आप एक एक चाबी इधर उधर रख जाते हो, भूल जाते हो, खोने का डर रहता है। तो क्या करते हो, इन चारों चाबियों को आपने यहाँ एक कीचेन खरीदा मार्केट से और उस कीचेन में लगा दिया, चारों चाबी को एक ही साथ किचन में यानी एक चेन में सबको बांध दिया। जब बांध दिए तो एक मेन आपकी ये चाबी वाली रिंग हो गई, और इसी को आप कैरी कर रहे हो, और इसके साथ साथ
ये 4 चाबियां जो आई हैं ये मिलकर एक समूह बना रही हैं, ये मिलकर एक समूह बना रही हैं, ये मिलकर एक ग्रुप बना रही हैं, ये मिलकर एक कलेक्शन बना रही हैं। इनको आपने सामूहिक रूप में रख दिया है तो इसी को कहते हैं समूह, ग्रुप या कलेक्टिव। समझ गए? यानी यहाँ एक चाबी नहीं है, कई सारी चाबियां मिलकर एक ग्रुप बना रही हैं और इन सारे ग्रुप को आप एक ही ट्रीट कर रहे हो क्योंकि आपने सिर्फ एक ही किचन लिया है और उसी को कैरी कर रहे हो। तो भले चाबी 4 लेकिन चेन 1, तो ये 4 चाबियों को आपने सिंगल यूनिट में ट्रीट किया ना, इसलिए ये है अपना कलेक्टिव नाउन। तो हम इसे कहेंगे अ बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा, चाबियों का समूह। अगला है अ बंच ऑफ ग्रेप्स, इसका भी वही अर्थ है लेकिन ग्रेप्स का मतलब हुआ आप जानते हो भाई साहब, तो इसे आप कह सकते हो अंगूर का गुच्छा। देखते हो कि ये जो आपका अंगूर का फल है ऐसे कैसे एक दूसरे पर ऐसे 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 समूह में ऐसे ऐसे गुथे हुए होते हैं। तो जो ये ऐसे ऐसे गुथे हुए हैं तो ये आपका एक अंगूर रहा, यहां से निकाल दोगे तो ये आपका एक अंगूर का दाना है और बाकी कई दाने यहाँ इससे जुड़े हुए हैं, तो ये सारे मिलकर एक समूह का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इन्हें आप कह रहे हो अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी चाबियों का गुच्छा। समझ गए दोस्त? एक बात का ध्यान रखना है आपको, साथ ही साथ लगे हाथ, एक बात का ध्यान रखना है और वो बात क्या है कि अ बंच ऑफ कीज आपने लगाया है तो यहां पर एस देखकर इसमें आर मत लगा देना, अ बंच ऑफ कीज आर ऐसा मत लगा देना, गलत हो जाएगा। आपको लगा कि यार यहाँ पे एस है तो ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब लगा दें, ये गलत हो जाएगा। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसकी बात नहीं कर रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो। बंच तो भाई साहब गुच्छा तो एक ही है ना, चाबियां उसमें 4 हैं लेकिन वो पूरा मिलकर एक ही यूनिट बना है, सिंगल यूनिट बना है। तो सिंगल यूनिट तो सिंगलर, तो आप पर आपको रखना होगा अ बंच ऑफ कीज एज। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है, गलती से गलती मत कर दीजिएगा वरना चौपट हो जाए। ठीक, आगे अब बुके ऑफ फ्लावर्स, इसको बुकेट मत पढ़िएगा, बॉकेट मत पढ़िएगा, बकेट भी मत पढ़ दीजिएगा, यह है बुके, इसको आपको पढ़ना है बुके। अब बुके ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुलदस्ता। हालांकि देखो फूलों का गुलदस्ता ऐसे हम करें, गुल का मतलब भी फूल ही होता है और दस्ता का मतलब समूह होता है, लेकिन आप कहने में कोई शब्द प्रचलित हो गया था बस वैसे बोले, गुल का मतलब फूल, दस्ता मतलब समूह, तो गुलदस्ता का ही मतलब हो गया फूलों का समूह, लेकिन हम अलग से लिखते हैं फूलों का गुलदस्ता। गजब वाला है। चले आगे देखते हैं। अब बंडल का मतलब होता है गट्ठर, बंडल का मतलब है गट्ठर। अब बंडल ऑफ स्टिक्स लाठी समझ लो, डंडा समझ लो, ठीक है। तो कई सारे डंडे को जब एक साथ लेकर बांध दे तो आप, कई सारे डंडे को जब एक साथ लेकर बांध, जैसे ईख देखना, ईख वो खेत में कटता हो तो उसको देखना, वो है ना कि कई सारे ईख एक साथ लेकर बांध कर और इंसान फिर उसे अपने घर ले आता है खाने पीने के लिए, खाने पीने मतलब आई मीन उसको चूसने के लिए, खाने के लिए। और देखना आप छठ वगैरह में लोग ऐसे ही बंडल बांध के कई सारे ईख को एक साथ ले आते हैं और उसको बंडल बांध के ले जाते हैं। तो जब कई सारे स्टिक्स को एक साथ ले आते हो तो फिर वो हो जाता है गट्ठर, तो उसे आप कहते हो लकड़ियों का। ध्यान रखना भाई साहब, लकड़ी और लड़की ये लिखते समय आपको बड़ी भ्रम होगा, कभी लिख दोगे लड़कियों का गट्ठर और आपको समझ में आएगा कि आपने लिखा लकड़ियों का गट्ठर, तो ध्यान रखना है लकड़ियों का गट्ठर। अब ऐसा ना है कि मैं भी बोल रहा हूं लकड़ियों का ही गट्ठर और मैं लिख दूं लड़कियों का गट्ठर, इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होनी है, क्योंकि ये हम सबको कंफ्यूजन होता है। जब हम कलम लिख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम कमल लिख दिए हुए हैं, कमल लिख रहे हैं तो हमें ध्यान में आता है कि कहीं कलम तो नहीं लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पर जब हम लकड़ी लिखते हैं तो लगता है कि लड़की तो नहीं लिख दिया है, हमेशा ये होता रहता है, तो वहां ध्यान रखना है लकड़ियों का गट्ठर। ठीक है जी। अ क्राउड ऑफ पीपल, इसको पीपुल मत पढ़ना दोस्त, ये पीपल है। अ क्राउड ऑफ पीपल, इसको आप कह सकते हो लोगों का झुंड या लोगों का समूह या लोगों की भीड़। ठीक है जी, आप भीड़ कह लो, झुंड कह लो, समूह कह लो, बात वही है कि कई सारे लोग एक साथ इकट्ठे खड़े हुए हैं। और इनका एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हो तो आप जानते हो भाई साहब मेला है जहां मारपीट हो रहा, वहां पे लोग कैसे खड़े हो जाते हैं, हुजूम लग जाती है, आंदोलन में हुजूम लग जाता है। ये सब क्राउड ऑफ पीपल का ही तो एग्जाम्पल है। आगे देखिए, अभी यहाँ पर क्राउड ऑफ पीपल का एग्जाम्पल आपको बहुत रिसेंटली 8 मई को देखने को मिला। 8 मई TRE 4 के लिए जो छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने, एस्पिरेंट्स ने जो
किया हुआ था आंदोलन, तो वो भी क्या था कि भीड़ ही तो था, वहां पर क्राउड ऑफ पीपल ही तो थे। तो भाई साहब वहां जो भीड़ हुई और जो पुलिस ने दशा किया उनकी, ये है बिहार भाई। सड़ जाओगे आप, सड़ जाओगे, टैलेंट खत्म हो जाएगा। ये बिहार है, सड़ जाओगे आप, फफूंद लग जाएगा आप में, आपके टैलेंट में, आपके हुनर में, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, बोल दिया जाएगा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। शिक्षा मंत्री आवेंगे और कह देंगे ये सब तो चचट्टे हैं, इनके भीतर टैलेंट नहीं है। कोई आके कह देगा कि टैलेंटेड है ही नहीं, तो कहां से नौकरी देंगे। ऐसे ऐसे छोड़ भाई, इधर आओ, इधर आओ, नहीं दिमाग खराब हो जाएगा। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का झुंड। अब यहाँ देखो, अ चेन ऑफ माउंटेन, अ चेन ऑफ माउंटेन्स यहाँ लिखना होगा एक्चुअली, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। अच्छा सर, आपने कहा कि एस लगाना होगा अंत में, तो आप इधर भी एस लगा रखे, इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा। सर यहाँ तो आपने नहीं छोड़ दिया ना, और यहाँ भी तो आपको एस लगाना होगा। नहीं 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 भाई, ध्यान रखना, ये पीपल पहले से ही प्लूरल है, पीपल पहले से ही प्लूरल है। पर्सन जो है ना, पर्सन, पर्सन हमारा सिंगुलर होता है। पर्सन बोले तो एक व्यक्ति, तो पर्सन हमारा सिंगुलर होता है, और पर्सन को आप जब प्लूरल बनाते हो तो ये पीपल हो जाता है। ठीक है, तो ये पीपल ऑलरेडी यहाँ प्लूरल है। यहां मत समझ लेना आप इधर एस लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ना ना, ऐसी ऐसी बात नहीं है। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, इसका मतलब हो जाएगा पहाड़ों की, माउंटेन मतलब पहाड़ होता है ना दोस्त, पहाड़ों की श्रृंखला, पहाड़ों की श्रृंखला। श्रृंखला समझते हो आप? अभी मैं बताता हूँ, पहाड़ों की श्रृंखला। चलो भाई, क्या ड्रामा करता है, पहाड़ों की श्रृंखला। अब ये क्या चीज है श्रृंखला, जरा समझिए। जैसे मान लो यहाँ एक पहाड़ है, यहाँ बगल में ही दूसरा पहाड़, बगल में ही तीसरा पहाड़, बगल में ही चौथा पहाड़, देख रहे हो? तो ये एक सीरीज बन रहा है ना जी, एक एक जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू हो रहा है, दूसरा जहां खत्म हो रहा है वहां से तीसरा शुरू हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं श्रृंखला। ठीक है, जैसे देखना शहरों में ऐसे बिल्डिंगें होती है, एकदम एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, सटी हुई होती है, एक छत से दूसरे छत, दूसरे से तीसरे छत पे चले जाओगे। अच्छा, मैं अभी शहरों की कह रहा हूँ, गाँव में भी यही दशा हो रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है गाँव में भी ये परिस्थिति आपको देखने को। ठीक है भाई, तो यहाँ देखो पहाड़ों की श्रृंखला, तो हमने इसको कह दिया है अ चेन ऑफ माउंटेन्स। अच्छा ध्यान रखना, यहां जहां हमने चेन लगाया ना श्रृंखला के लिए, कड़ी के लिए, श्रृंखला के लिए, तो वहां पर चेन की जगह पर हम रेंज भी लगा सकते हैं। और रेंज ऑफ माउंटेन्स का भी मतलब वही हुआ, पहाड़ों की श्रृंखला या पहाड़ों की कड़ी। ठीक है जी, तो दिक्कत है भाई? नहीं होनी चाहिए दिक्कत यार। ठीक है भाई, चलते आगे। अगला है अपना, अगला अपना अ फ्लॉक ऑफ शिप। यहां भी वही बात ध्यान रखना, जो आपने पीपल में ध्यान रखा था, यहां भी वही ध्यान रखना। यहां भी ऐसा मत सोच लेना कि सर आपने इधर एस छोड़ दिया हुआ है, बाकी सब में तो आपने एस लगा दिया हुआ है, इधर आपने एस छोड़ दिया हुआ है। नहीं छोड़ा है भाई मैंने। शिप जो है उसका सिंगुलर भी शिप ही होता, और प्लूरल भी शिप ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। तो यहां लिखा अ फ्लॉक ऑफ शिप, इसका मतलब हो जाएगा भेड़ों, भेड़ों की रेवड़। अच्छा, ये वही एक ही चीज है, चाहे रेवड़ कहो, चाहे झुंड कहो, चाहे समूह, एक ही चीज। बस हाँ, समूह को अलग तरीके से नाम दे दिया एक रेवड़, बात वही है, भेड़ों का झुंड। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हो। फिर अगला है अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, यानी चिड़ियों का, चिड़ियों का झुंड, चिड़ियों का झुंड आसमान में उड़ते देखा हो शायद आपने, देखा हो शायद, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये दिखाई नहीं पड़ते, चिड़ियों का झुंड आसमान में उड़ते हुए अब दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद ही आपने देखा। हमने बचपने में देखा है, अब तो हमें भी देखने को, ये रेडिएशन, फोन का रेडिएशन सारी चिड़ियों की जान ले लिया, कहीं अब चिड़िया दिखाई नहीं पड़ती, कहीं नहीं दिखाई पड़ते। और वो शाम का नजारा हुआ करता था, झुंड के झुंड ऐसे चिड़िया उड़ती हुई जाती थी, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे समूह में, एकदम वी की तरह, कोई वी की तरह ऐसे उड़ती हुई जा रही, बड़ी अच्छा लगता था, बहुत 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 सुंदर लगता था। लेकिन अब दुर्भाग्यवश पता नहीं आज की जनरेशन, आई मीन आपने देखी है कि नहीं देखी है, बहुत प्यारा दृश्य हुआ करता था, अब हमें देखने को नहीं मिलता, आपको क्या मिलेगा। ठीक है भाई, चिड़ियों का झुंड। आगे है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स, इसको इजलैंड्स मत पढ़ दीजिएगा, आइलैंड्स की बात कर। आइलैंड क्या होता है पहले वो समझ लो। जैसे एक ये जमीन का टुकड़ा है,
जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन के टुकड़े में चारों तरफ, इधर से चारों तरफ पानी भरा है। तो चारों तरफ से पानी हो और बीच में जमीन का टुकड़ा हो। अब इतना छोटा सा टुकड़ा नहीं है कि आपका कटोरा है या आपका प्लेट है, भाई साहब इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ गांव बस सकता है, इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पर 10, 20, 50 घर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये जैसे श्रीलंका भी तो हमारा आइलैंड ही है, देख रहे हो कैसे चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा एक देश बसा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मत सोच लेना कि ये मैं छोटा सा टुकड़ा कह रहा हूँ मतलब आप समझ लेना कि तालाब में कोई ढेला, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ये एक जमीन का टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी पानी है। ठीक है जी, तो इस जमीन के टुकड़े को आप कहते हो आइलैंड यानी द्वीप, आइलैंड यानी द्वीप। अब ऐसा हो कि ये एक द्वीप है, ये एक द्वीप है बीच में, और इसके बगल में भी एक द्वीप हो जाए, इसके बगल में भी एक द्वीप हो जाए, चलो भाई इसके बगल में भी द्वीप हो जाए, इसके बगल में भी द्वीप हो जाए, तो ऐसे 3, 4, 5 द्वीप हैं और हर द्वीप के चारों तरफ पानी पानी, हर द्वीप के चारों तरफ पानी पानी है। लेकिन अब ये पांचों द्वीप को आप एक साथ मिलाकर बोलना चाहते हो तो वहां पर आपको बोलना होगा अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों का समूह। सबसे अच्छा एग्जांपल है दादरा नगर हवेली, मालदीव्स है, अंडमान है, निकोबार। यहाँ पर एक आइलैंड नहीं है बल्कि एक के साथ कई सारे आइलैंड्स हैं। तो इन्हें आप कह सकते हो, इन्हें आप कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी द्वीपों का समूह। यानी एक द्वीप नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, कई सारे वहां जमीन के टुकड़े हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी का मतलब आप जानते हो, गैलेक्सी का मतलब जानते हो आप भाई साहब, उसे हम कहते हैं तारों का झुंड या तारों का समूह। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा, हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा और इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। ये हमारी गैलेक्सी का नाम है। गैलेक्सी मतलब तारों का झुंड, और उन्हीं तारों के झुंड में यानी हमारी गैलेक्सी जो है आकाश गंगा, उस आकाश गंगा के भीतर हमारा अपना सोलार सिस्टम है, हमारा अपना सोलार सिस्टम है, सौरमंडल है। उन आकाश गंगा में क्या है, चारों तरफ तारे हैं, ऐसे समझ लो कि ये चारों तरफ तारे तारे तारे, ये आसमान है, यहाँ चारों तरफ तारे तारे तारे, और इन तारों के बीच में एक तारा ऐसा भी है जो बहुत चमकीला है, और इस तारे के चारों तरफ 8 ग्रह 9 ग्रह, अभी तो खैर प्लूटो को वापस से शामिल किया जाएगा क्योंकि प्लूटो वापस से ऑर्बिट में आ चुका है, वापस से वो पुराने पाथ पर आ चुका है, सूर्य के वो क्षेत्र में अब आ चुका है। तो पहले 2008 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया था, बाहर कर दिया गया था सोलार सिस्टम से, और 8 ही ग्रह रह गए थे। लेकिन अभी वापस इनको शामिल करने की बात हो रही है क्योंकि ये वापस लौट आए हैं। ठीक है जी, हो सकता है अभी कई किताबों में 8 ही दिया है क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे न्यूज आई थी कि ये वापस इसको शामिल किया जाएगा। खैर, तो ये आपके सारे स्टार्स रहे, और इन स्टार्स के बीच में एक और आपका स्टार है जिसको आप कहते हो सन, और इस सन के चारों तरफ आपके सारे वो 8 ग्रह, उनमें से हमारा एक ग्रह धरती, ये रहा। ठीक है, तो गैलेक्सी का मतलब हुआ तारों का समूह। उन तारों के समूह, तारों का शहर मत समझ लेना बच्चे, तारों का शहर याद रखते हैं। तो तारों का समूह में जब तारों के समूह को आप दिखाते हो तो उन्हें आप कहते हो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह। और इन्हीं तारों के समूह में एक हमारा तारा है जिसको हम कहते हैं सूर्य, और इसी तारे के चारों तरफ हमारी अपनी धरती माता जी चक्कर लगाती है। ठीक है भाई, समझ रहे हो? ये सर आप स्पोकन की क्लास ले रहे हैं कि आप साइंस की क्लास ले रहे हैं कि आप ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। आप कहीं भी कुछ भी शामिल कर रहे हैं। नहीं, ऐसी नियत नहीं है भाई, बस बात आ रही है तो उसके साथ मैं बता दे रहा हूँ। जो थोड़ी बहुत जानकारी है मैंने सोचा कि साझा कर दो, क्या दिक्कत है, इससे कहीं आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, इसका मतलब हुआ पेड़ों का समूह। बागीचा में आप जाते हो ना जी, फुलवारी में अभी अमियां लगी होंगी, छोटी छोटी आम की वो क्यारियां पता नहीं क्या कहते हैं, तो आम की वो छोटी छोटी फलियां लगी होंगी, वो बड़ी अच्छी लगती है। उन्हें जब जाओगे खाओगे, बागीचे में जाके तोड़ के खाओगे तो बड़ी आपको आनंद आएगा। तो जब ये आप बागीचे में जाओगे तो वहां पाओगे कि भाई साहब एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में पेड़ ऐसे बहुत सारे पेड़ लगे हैं उस एरिया में, और ये पेड़ का जो झुंड है यही कहला रहा अग्रोव। इसको ग्रोव पहनना, ग्रुव नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना ग्रोव। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों का झुंड। ओके, अगला
हमारा जो लिस्ट है, अभी और बस 4 ही रह गए, इनको जान लीजिए। ये है अ गैंग ऑफ लेबरर्स। भाई साहब ये लेबर नहीं है, इतना ध्यान रखना, ये लेबर नहीं है। हमें दरअसल हम आसपास सुनते रहे हैं लेबर, तो हम भी लेबर लेबर कहते हैं। लेबर एक वर्ब है जिसकी मीनिंग है मेहनत करना, मेहनत करना। ठीक है जी, इसकी मीनिंग है मेहनत करना, मजदूरी करना। ठीक है, करना। और यहाँ इसी लेबर में अगर आप ई आर लगा रहे हो, यहाँ इसी लेबर में अगर आप ई आर लगा रहे हो, तब जाके ये कहीं हो रहा है, तब जाके ये कहीं हो रहा है लेबरर, मतलब मेहनत करने वाला, यानी मजदूर। समझ रहे हो? तो मजदूर के लिए हमेशा आप इस्तेमाल करना लेबरर, ना कि लेबर, लेबरर। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो गैंग, तो आप ऐसा मत समझना है कि गैंग का मतलब है ये डाकुओं का झुंड है, चोरों का गैंग है, जो मवाली लोग हैं उनका गैंग है। नहीं, गैंग का मतलब झुंड ही हुआ। तो गैंग का मतलब झुंड हुआ, ऐसा मत समझना कि चोर डाकू की ही बात करता। हाँ, ये और बात है कि गैंग ऑफ रॉबर्स भी होता है, यानी डाकुओं का झुंड भी होता है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर है गैंग ऑफ लेबरर्स, यानी मजदूरों का झुंड या मजदूरों का समूह। ठीक है जी, या मजदूरों की मंडली, जो आप कह लो। अगला है अ हर्ड ऑफ डियर। अ हर्ड ऑफ डियर, इसका भी वही अर्थ है, डियर यानी हिरन, तो आप कह लो हिरणों का समूह। ठीक है भाई। नेक्स्ट है अ हर्ड ऑफ स्वाइन। स्वाइन का मतलब होता है सुअर। ठीक है भाई। जैसे पिग आप कहे तो पिग, तो पिग के लिए ही स्वाइन का इस्तेमाल करते हैं, या स्वाइन के लिए भी पिग का इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों सिनोनिम है एक्चुअली। तो आप लिखा आपने अ हर्ड ऑफ स्वाइन, यानी सुअरों का झुंड या सुअरों का समूह। ठीक। अगला है अ हाइव। हाइव, इसको हाइव पढ़िएगा, हा ई व, अ हाइव ऑफ बीज। तो बीज जानते हो क्या होता है भाई? मधुमक्खी। और हाइव का मतलब हुआ यहाँ पर मधुमक्खी, जो है ना वो छाते में रहती है, आप देखते हो एक छाता में रहती है पूरा झुंड। ठीक है, इसको अ हाइव ऑफ बीज से आप कह सकते हो मधुमक्खी का छाता, मधुमक्खी का छाता, या आप कह लो मधुमक्खी का झुंड, चलेगा। मधुमक्खी का झुंड कह लो, मधुमक्खी का छाता कह लो, ये बात एक ही है ना? ओके। तो आज आपके सामने ये सारी चीजें हमने रखी हैं, ये सारे वो लिस्ट रहे हैं, ये सारे वो लिस्ट रहे हैं आपके कलेक्टिव फ्रेजेस के, जो इम्पोर्टेंट थे। और इसके बाद एक और हम पार्ट ले आएंगे, उसमें भी जो और बचे कुचे होंगे उनको भी हम लोग एक बार कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, इसको ध्यान में रखिएगा, जब जब जरूरत पड़े इसको इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है भाई।